डबल होमिसाइड, आपराधिक मानववध। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपराधिक मानववध के बारे में, हत्या के बारे में, आपराधिक मानववध के आवश्यक तत्व की, आप हत्या के आवश्यक तत्व की, दोनों से संबंधित निर्णय विधियों की, दोनों में अंतर क्या है और इसका उत्तर लेखन कैसे करें। यानी मुख्य परीक्षा में जुडिशरी के या फिर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो आपको किस प्रकार से वहाँ पे उत्तर लिखना है, इन सभी बातों की चर्चा आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि और मैं पवन। तो स्टार्ट करें। यदि यहाँ कल्पेबल होमिसाइड यानी कि आपराधिक मानववध से, तो आपराधिक मानववध का बेसिक मतलब है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देना। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या केवल मृत्यु कारित कर देना ही आपराधिक मानववध हो जाएगा? तो नहीं, इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। अगर उन रिक्वायरमेंट की हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग मृत्यु को दो भागों में बांटते हैं, एक वैध मृत्यु और एक अवैध मृत्यु। तो जो वैध मृत्यु वाला भाग है, वैध मृत्यु का मतलब होता है कि किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, किसी 7 साल के बच्चे द्वारा मृत्यु कारित कर दी जाए, किसी पागल द्वारा मृत्यु कारित कर दी जाए, या अपनी सुरक्षा करने में यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करने में मृत्यु कारित कर दी जाए, तो ये मृत्यु वैध होती है और इस मृत्यु के लिए किसी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है। और अवैध मृत्यु का मतलब है कि यही कल्पेबल होमिसाइड, जिसके लिए कि दंड की जिम्मेदारी बन जाती है, उत्तरदायित्व तो बन जाता है, हत्या और दहेज हत्या आदि को हम लोग अवैध मृत्यु के रूप में जानते हैं। अब अगर इसके लीगल डिफिनीशन की बात की जाए तो धारा 100 बीएनएस में डिफाइन किया गया है कल्पेबल होमिसाइड को। तो यहाँ धारा 100 में किस रूप में इसको डिफाइन किया जा रहा है? Whoever causes death by doing an act, यानी कोई कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देना, विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग डेथ, आशय के साथ मृत्यु कारित कर देना, या कोई शारीरिक क्षति कारित करके मृत्यु कारित करना जिससे मृत्यु का कारित हो जाना संभाव्य हो, या कोई ऐसा कार्य करना जिससे अभियुक्त को ज्ञान हो कि पीड़ित की मृत्यु हो सकती है, तो उसी को आपराधिक मानववध कहा जाता है। अब आपराधिक मानववध के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो सबसे पहले डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी किसी मानव की मृत्यु हुई हो, और होमिसाइड ऑफ फीटस बिफोर बर्थ इज़ नॉट कंसीडर्ड कल्पेबल होमिसाइड, यानी कि अगर बच्चा गर्भ में है तो उसे हम मानव नहीं मानते हैं, यानी उसको गर्भस्थ शिशु के रूप में ही केवल देखा जाता है और उसके लिए फिर मिसकैरेज के रूप में वो ऑफेंस बनता है। आपराधिक मानववध का अपराध यहाँ पे वो नहीं बनता है। इफ़ द विक्टिम सर्वाइव्स विथ इंजरीज, यानी अगर जो पीड़ित है वो जीवित बच जाता है तब भी वो आपराधिक मानववध नहीं होगा, बल्कि वो घोर उपहत या आपराधिक मानववध का प्रयत्न का अपराध हो सकता है। आपराधिक मानववध नहीं होगा क्योंकि मृत्यु हुई नहीं, और जब तक एक व्यक्ति का जीवन पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाए तब तक उसे मृत्यु नहीं माना जाता, और मृत्यु नहीं होगी तो वो आपराधिक मानववध की कैटेगरी में भी नहीं आएगा। कास्ड बाई अनदर ह्यूमन बीइंग, यानी दूसरा जो एलिमेंट है उसका एसेंशियल एलिमेंट, किसी दूसरे मनुष्य द्वारा वो मृत्यु कारित की जाए। इसका मतलब कि किसी जानवर द्वारा, किसी मशीनरी द्वारा या किसी दूसरे रूप में मृत्यु ना हो, एक मानव की मृत्यु हो और दूसरे मानव द्वारा कारित की जाए, ये उसका एसेंशियल फैक्ट है। द डेथ मस्ट बी कास्ड बाई द अदर ह्यूमन बीइंग हु इज एक्यूज्ड, यानी जो अभियुक्त है उसी ने मृत्यु कारित की हो। ए पुशेस बी ऑफ ए क्लिफ एंड बी डाइज, यानी उसको धक्का दे देता है चट्टान पे, वो गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ ये इसका मतलब एक मानव की मृत्यु हो रही है और दूसरे मानव ने कारित की। अनलॉफुल एक्ट ऑफ एक्यूज्ड, यानी कि कोई अवैध कार्य हो उसका या लोप हो, और इसका मतलब कि उसने जानबूझ करके वो कार्य किया हो, तब इसका वो पार्ट बनेगा। अदरवाइज वो लॉफुल एक्ट होगा, यानी कि जल्लाद खुद फांसी देता है एक अभियुक्त को, लेकिन वो न्यायालय के आदेश से विधि का पालन करते हुए देता है, यानी उसका वो वैध कार्य है, इसलिए वहाँ पे जल्लाद उत्तरदायी नहीं होता है आपराधिक मानववध कारित करने के लिए। तो यानी अवैध कार्य द्वारा मृत्यु कारित की जाए। काजल रिलेशन बिटवीन एक्ट एंड डेथ, और उस मृत्यु में और अभियुक्त के कार्य में कार्य कारण संबंध हो, अन्यथा अभियुक्त मृत्यु के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि एम्बुलेंस में एक व्यक्ति है जो बी को घाव कारित करता है, और बी को जब एम्बुलेंस में लेके जाया जा रहा था हॉस्पिटल, उसी बीच में रास्ते में आंधी आती है, पेड़ गिर जाता है एम्बुलेंस के ऊपर, और उस घायल व्यक्ति की मृत्यु पेड़ गिरने से हो जाती है, तब अभियुक्त ए जो है वो आपराधिक मानववध के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि केवल घाव कारित करने के लिए, क्षति कारित करने के लिए इसकी लाइबिलिटी बन सकती है या उत्तरदायित्व बन सकता है। ये मृत्यु कारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि इसके कार्य और मृत्यु के बीच जो संबंध था
वो पेड़ गिरने के कारण टूट गया और वो कड़ी नहीं जुड़ पाई इसके कार्य और मृत्यु के बीच की। तो यानी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए कार्य और मृत्यु में, बीच में कोई दूसरा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मेंटल स्टेट, अब मेंसरिया ऊपर तो आप लोगों ने कार्य देखा, अब इसके बाद मेंटल स्टेट की बात की जा रही है कि ऐसा जो कार्य किया गया अभियुक्त द्वारा वो कैसा होना चाहिए कि इंटेंशन यानी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। द ऑफेंडर इंटेंडेड दैट द एक्ट शुड रिजल्ट इन डेथ, यानी अभियुक्त ये चाहता हो कि उसके कार्य से मृत्यु हो जाए। इंटेंशन, और अगर ये ऐसा आशय उसका है तो फिर बाकी और कुछ चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर वाले एलिमेंट के साथ इंटेंशन जुड़ गया और ये आपराधिक मानववध हो गया। इंटेंशन टू काज बॉडली इंजरी लाइकली टू काज डेथ, ऐसी कोई उसका ऊपर वर्णित आशय तो नहीं है मृत्यु कारित करने का, लेकिन वो ऐसी कोई शारीरिक क्षति कारित करने का आशय रखता है जिस क्षति से मृत्यु हो जाती है, तब भी वो आपराधिक मानववध के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। नॉलेज दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, यानी अब उसका इंटेंशन क्षति कारित करने का नहीं है, मृत्यु कारित करने का भी इंटेंशन नहीं है, आशय नहीं है, और शारीरिक क्षति कारित करने का भी आशय नहीं है, लेकिन वो कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि उसे पता है कि मेरे कार्य से मृत्यु हो सकती है, यानी उसको नॉलेज है उस बात की या ज्ञान है उस बात का, तब भी वो आपराधिक मानववध के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। द ऑफेंडर नोज द प्रोबेबल लेथल कॉन्सिक्वेंस इवन इफ देयर इज नो स्पेसिफिक इंटेंशन, कोई आशा नहीं है तो भी वो लायबल हो जाएगा। अब इस केस में यानी धनरजिया वर्सेस एम्परर के केस में, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का 1940 का केस है, एक महिला अपने गोदी में बच्चे को लेकर के कुएं में कूद जाती है। तो यहाँ माना गया कि वो महिला जब कुएं में कूद रही थी तो उसे इस बात का पता था कि उसके बच्चे की मृत्यु हो सकती है, इसलिए वो अपने बच्चे की मृत्यु के लिए उत्तरदायी होगी। भले बच्चे की मृत्यु कारित करना उसका आशय न रहा हो या बच्चे को ऐसी कोई क्षति नहीं कारित कर रही है जिससे बच्चे की मृत्यु हो रही है, लेकिन कार्य उस महिला का ऐसा है कि उसे ज्ञात है कि उस कार्य से मृत्यु हो सकती है, तो वो लायबल हो जाएगी अपने बच्चे के मृत्यु के लिए। एक्सेलरेशन ऑफ डेथ इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए कल्पेबल होमिसाइड, यानी कि कोई व्यक्ति मरने के कगार पे है, मरने की स्थिति में है, अभियुक्त के बिना किसी कार्य के, पहले से ही वो घायल है और मरने की स्थिति में है। अभियुक्त अब क्या करता है कि उसके घाव को और गहरा कर देता है या उसका गला दबा देता है या उसके साथ कुछ ऐसा करता है कि उसकी मृत्यु और जल्दी हो जाती है, तो भी अभियुक्त आपराधिक मानववध के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। वो अपना बचाव यह कह करके नहीं ले सकता कि मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैंने तो केवल उसको बाद वाली चोट कारित की, पहले से ही उसे किसी ने चोट कारित किया हुआ था, इसलिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तो ये कह करके अभियुक्त को कोई बचाव नहीं मिलेगा। यानी मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और ए जो है, ए व्यक्ति बी को गोली मार देता है, बी तड़प रहा है, उसकी ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तब तक सी एक व्यक्ति आता है और सी व्यक्ति जहां उसको घाव लगा हुआ है बी को, वहीं पे और चोट कारित कर देता है या पैर से दबा देता है, हाथ से दबा देता है और बी की तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो सी जो है ये अपने कार्य द्वारा मृत्यु को त्वरित कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, इसलिए सी लायबल हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड के लिए। ए की तो जो लाइबिलिटी होगी वो बनेगी ही बनेगी, लेकिन सी की लाइबिलिटी बन जाएगी। यहाँ बात ये हो रही है कि क्योंकि सी ने डेथ को एक्सिलरेट कर दिया है या त्वरित कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है, तो ए की भी लाइबिलिटी, सॉरी सी की भी लाइबिलिटी बन जाएगी। दूसरा, वांट ऑफ रिसॉर्टिंग प्रॉपर रेमेडीज एंड स्किलफुल ट्रीटमेंट नॉट एक्सक्यूज फॉर लाइबिलिटी, यानी कि अभियुक्त ये बचाव नहीं ले सकता है कि अगर इसका इलाज किया जाता विक्टिम का या घायल व्यक्ति का तो वो बच सकता था, उसका इलाज नहीं किया गया इसलिए उसकी मृत्यु हो गई, तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी मृत्यु के लिए नहीं है, यह कह करके बचाव नहीं ले सकता विक्टिम। यानी मान लीजिए कि सी ने गोली चलाई बी के ऊपर और बी को हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, घर वाले उसके नहीं ले जाते हैं या ऐसी सिचुएशन है कि ले जाया नहीं जा सका, तो अब सी ये कह करके बचाव नहीं ले सकता है कि बी को यदि हॉस्पिटल ले जाया गया होता तो बी बच जाता, या फिर इसको ले जाने में बहुत देर कर दिया गया इसलिए नहीं बचा, या अच्छे हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया इसलिए नहीं बचा, नहीं तो ये बच जाता। तो इस तरह का बचाव अभियुक्त को नहीं मिलेगा कि उपचार करके जान बचाई जा सकती थी। चाइल्ड इन मदर ओम, यानी यदि कोई बच्चा, जैसा ऊपर ही हम लोगों ने बात की कि अपनी माता के गर्भ में है, तो गर्भपात का अपराध कारित होगा। यदि बच्चे की मृत्यु कारित की जाती है तो आपराधिक मानववध का अपराध कारित नहीं होगा। लेकिन यदि बच्चे का कोई अंग माँ के गर्भ से बाहर आ चुका होगा और तब उस बच्चे की मृत्यु कारित की जाए, तब वो आपराधिक मानववध हो जाएगा, भले ही बच्चे ने पूरी तरह से सांस न ली हो या बच्चे का पूरी तरह से जन्म न हुआ हो, पूरा शरीर बाहर ना आया हुआ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी अंग बाहर आने के बाद अब उसको हम मानव मान लेते हैं और अब उसकी मृत्यु पे आपराधिक मानववध कारित हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा जो हम लोगों का कंसेप्ट है मर्डर।
तो मर्डर के लिए बेसिक बात हम लोगों को ये समझनी है कि मर्डर अपने आप में एक अलग अपराध नहीं है, बल्कि कल्पेबल होमिसाइड या आपराधिक मानव वध का ही एक गंभीर रूप है। तो इसी रूप में जब हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो ये बात हमें अच्छे से समझ में आएगी। और मर्डर की डिफिनीशन में ही यानी धारा 101 बीएनएस में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी आपराधिक मानव वध ही हत्या है यदि वो निम्नलिखित कैटेगरी में फॉल करता हो। इसका मतलब कि कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर है, यानी मर्डर इज ए एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। ये सिंपल बात हम लोगों को समझते हुए आगे समझना है। अब अगर हम लोग बात करें तो जैसा हम लोगों ने बात की वही सीधी सी बात यहाँ पे कही जा रही है कि अपने आप में ये कोई अलग अपराध नहीं है, बल्कि लीगली इट इज़ ए टाइप ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड का ही एक प्रकार है और उसी का गंभीर रूप है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101 BNS, except in the cases hereinafter accepted, culpable homicide is murder if the act by which the death is caused is done intention इंजरी। वही सारी बातें अब हम लोगों को करनी है इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के रूप में कि ये अपने आप में एक अलग अपराध नहीं है, बल्कि उसी कल्पेबल होमिसाइड का एक रूप है। अब इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो हम ये दो रूपों में इसके एसेंशियल्स की बात कर सकते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड मस्ट बी डन, यानी कल्पेबल होमिसाइड डन किया गया हो, कारित किया गया हो, और उसके बाद उसके एग्रीवेटेड फॉर्म की बात कर ली जाए। या फिर कल्पेबल होमिसाइड के जो एसेंशियल थे वो भी एज इट इज़ यहाँ पे आप लिख देंगे, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर है। इसका मतलब कल्पेबल होमिसाइड के सभी इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होने चाहिए। तो उसी रूप में हम लोगों ने यहाँ अलग अलग अगर बात की तो ह्यूमन बीइंग मस्ट बी डेड, जैसा ऊपर बात की गई। डेथ काज्ड बाई एक्ट ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग, सेम वही ऊपर वाली बात अभी तक चलेगी। आगे अभी जहाँ से चेंजिंग आएगी वो मैं बता रहा हूँ। अनलॉफुल एक्ट ऊपर आपने ये भी बताया। काजल रिलेशन बिटवीन एक्ट एंड डेथ, वो भी ऊपर बात हो चुकी। अब मेंसरिया से चेंजिंग आ जाएगी, मेंसरिया इंटेंशन नॉलेज। अब यहाँ से सभी बातें बदलेंगी। द की एलिमेंट इज मेंसरिया मेंटल स्टेट द एक्यूज मस्ट बी सोन टू पजेस, यानी ये साबित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त मेंसरिया धारण करता था। और मेंसरिया किस रूप में? इंटेंशन के रूप में, नॉलेज के रूप में उसके पास मेंसरिया थी। इंटेंशन टू काज डेथ, और अब नीचे ये और जो है यहाँ से जुड़ा हुआ है नीचे आकर के जब हम दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे तब। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया जा रहा है कि ए शूट्स जेड इन द हेड विथ ए गन, यानी गोली चला रहा है उसके सिर पे, तो इसका मतलब कि उसका मृत्यु कारित करने का आशय है और मृत्यु हो जाती है तो वो मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा। इंटेंशन टू काज सच बॉडली इंजरी दैट ही नोज इज लाइकली टू काज डेथ। अब यहाँ पे दो मेंसरिया आ जाती है, डबल मेंसरिया आ जाती है, एक तो इस नॉलेज की और दूसरा इस इंटेंशन की। और ये जो और है ये इस यहाँ पे सीधे आके जोड़ देता है कि या तो इंटेंशन हो या तो ये वाला बॉडली इंजरी काज करने का इंटेंशन हो। तो अब यानी चार तरह के इंटेंशन की या मेंसरिया की इसमें बात की गई है मर्डर में। तो पहला इंटेंशन था, दूसरा बॉडली इंजरी काज करने का इंटेंशन, या दूसरी बात जो यहाँ पे कही जा रही है क्या है, या एग्जाम्पल से इसे आप समझिए कि एक व्यक्ति है जिसको हार्ट की परेशानी है, उसका हार्ट कमज़ोर है, या उसका लीवर बढ़ा हुआ है, या उसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, या उसकी आंत का ऑपरेशन हुआ है कुछ दिन पहले, और अभियुक्त को ये सारी बातें पता है कि उसका हार्ट कमज़ोर है, उसके मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम है, और अभियुक्त उसके उसी कमज़ोर वाले पार्ट पे घाव करता है, इंजरी करता है, शारीरिक क्षति कारित करता है, और तब पीड़ित की मृत्यु हो जाएगी तो भी ये मर्डर होगा। भले जो क्षति कारित की गई थी ये क्षति अपने आप में सामान्य व्यक्ति को कारित की जाती तो उसकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि अभियुक्त को कमजोरी का पता था, कमजोरी का लाभ उठाया उसने और कमजोरी पे वार करके मृत्यु कारित की, इसलिए वो मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटेंशन टू काजिंग बॉडली इंजरी विच इज सफिशिएंट इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर टू काज डेथ। अगर अब ऊपर तो इंजरी सामान्य इंजरी थी, अभियुक्त की पीड़ित की कमजोरी की वजह से मृत्यु हो रही थी। अब ये तीसरा जो इसकी तीसरी मेंसरिया जो है वो किस रूप में है कि उस अभियुक्त का आशय जो है ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का है जिसमें कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। इसी को ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहा जाता है कि ऐसी क्षति जिससे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है। और ऊपर कैसे मृत्यु हो रही है कि पीड़ित की एक विशेष शारीरिक अवस्था थी, इस नाते उसकी मृत्यु हुई, सामान्य व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। और यहाँ उसका उल्टा हो गया कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती सामान्य परिस्थिति में। अब यहाँ पे गब्बर सिंह को याद करिए शोले पिक्चर में कि गब्बर सिंह ठाकुर के दोनों हाथ काटता है, उसका मारने का इंटेंशन नहीं है ठाकुर को और ठाकुर बच भी जाता है।
लेकिन अगर ठाकुर की मृत्यु हो जाती तो गब्बर मर्डर के लिए लायबल हो जाता, भले गब्बर का इंटेंशन ठाकुर की जान लेना नहीं था, बल्कि गब्बर तो ठाकुर को जिंदा रखना चाहता था ताकि उसे ये पता चले कि गब्बर शक्तिशाली है और ठाकुर का हाथ काट सकता है जिस हाथ से ठाकुर ने गब्बर को गिरफ्तार किया था। तो इस रूप में इस बात को आप समझेंगे कि भले जान लेने का आशय न रहा हो, लेकिन शारीरिक क्षति ऐसी कारित की जा रही है जिससे मृत्यु हो जाती किसी भी व्यक्ति की, तो अभियुक्त हत्या के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। ए स्टेप्स बी इन वाइटल ऑर्गन एंड काज्ड डेथ, इट इज़ ए मर्डर। यानी जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि चाकू से उसके वाइटल पार्ट में यानी हर्ट में या मस्तिष्क में चोट पहुंचा रहा है तलवार से, चाकू से, तो वो हत्या के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। अब लास्ट जो मेंसरिया है, नॉलेज दैट द एक्ट इज इमिनेंटली डेंजरस एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी काज डेथ, यानी अभियुक्त ऐसा कोई खतरनाक कार्य करता है जिससे कि मृत्यु हो जाना निश्चित है, तब अभियुक्त भले उसका इंटेंशन क्षति कारित करने का ना रहा हो या डेथ काज करने का ना रहा हो, वो मर्डर के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति भरी हुई बस में बर्स्ट फायर करता है, यानी AK-47 से पूरी 60-70 गोलियां एक बार में चला देता है, तो निश्चित रूप से बस में किसी न किसी की डेथ होगी, भले बस में उसका कोई दुश्मन ना हो, बस में बैठे किसी निश्चित व्यक्ति की डेथ वो काज न करना चाह रहा हो, लेकिन उसका कार्य इतना खतरनाक है कि मृत्यु होगी, इसलिए वो मर्डर के लिए लायबल होगा। अब एग्जाम्पल लीजिए, अपना रिसेंट एग्जाम्पल, लाल किले पे एक व्यक्ति गाड़ी में बम ब्लास्ट करता है, तो उसका कार्य इतना खतरनाक है कि उसे पता है कि मेरे कार्य से आसपास के लोगों की मृत्यु हो सकती है या हो जाएगी, तो वो व्यक्ति लायबल हो जाएगा मर्डर के लिए। एब्सेंस ऑफ एक्सेप्शंस ऑफ 101, और इसके साथ साथ ये इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होने के साथ और क्या फुलफिल होना चाहिए कि उसका कार्य, अभियुक्त का कार्य नीचे बताए गए 5 में से किसी एक्सेप्शन में फॉल ना करता हो, तब ऐसा कार्य, ऐसा कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो मर्डर कहलाएगा और मर्डर के लिए अभियुक्त की जिम्मेदारी बनेगी। क्या क्या एक्सेप्शंस में फॉल नहीं करना चाहिए? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं होना चाहिए, राइटफुल एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस यानी प्राइवेट डिफेंस में कार्य नहीं किया गया होना चाहिए, एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक द्वारा न कार्य किया गया हो, सडन फाइट में और बिना सोचे समझे न कार्य किया गया हो, डेथ काज्ड बाय कंसेंट और सम्मति से मृत्यु न कारित की गई हो, क्योंकि यहाँ पे अगर इस कंडीशन में मृत्यु कारित की जाएगी तो वो आपराधिक मानववध हत्या नहीं कहलाता है। तो इसलिए ये बात कही जा रही हो कि ये एक्सेप्शन में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तब वो मर्डर होगा। और KM नानावती वाला केस आप सभी को पता है, मर्डर कन्विक्शन अपहेल्ड एंड प्रोवोकेशन वाज नॉट सडन एंड एट द टाइम ऑफ किलिंग, यानी कि इस केस में प्रोवोकेशन पे मृत्यु कारित करने की बात की गई थी कि अगर प्रोवोकेशन अपने आप में सही है, उसकी कंडीशन फुलफिल होंगी तो वो होमिसाइड होगा, अदरवाइज मर्डर होगा। और इस केस में अभियुक्त को मर्डर के लिए लायबल ठहराया गया था और ये फॉल करता है इस पहले एक्सेप्शन से जुड़ा हुआ केस है। और मैंने इस मामले के लिए अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर, तो ये मैं इसके कमेंट में आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे रहा हूँ। अगर आप चाहें डिटेल देखना तो ये वीडियो आप देख करके इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर। अब इसमें दूसरा एक केस है विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, 1958 का केस है और ये आपके तीसरे वाले पॉइंट के लिए है, यानी कि धारा 101 के तीसरे पॉइंट के लिए कि इंजरी जब काज की जा रही है और ऑर्डिनरी कोर्स में वो डेथ काज करने के लिए सफिशिएंट है, तो उस पॉइंट के लिए ये केस आपका है। बॉडली इंजरी, इसमें 4 मुख्य बातें कही गई, क्या क्या? बॉडली इंजरी इज प्रेजेंट यानी कि शारीरिक क्षति कारित की गई हो, इंजरी इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू काज डेथ, और वो ऐसी क्षति हो जो मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में पर्याप्त हो, इंजरी वाज इंटेंशनली इन्फ्लिक्टेड यानी वो जो इंजरी कारित की गई है वो आशयपूर्वक कारित की गई हो यानी दुर्घटना में कारित नहीं हुई हो, डेथ रिजल्टेड और मृत्यु हो गई हो, तो अभियुक्त मर्डर के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर आर क्लोजली रिलेटेड, यानी ये बिल्कुल ये संबंधित है। हम लोगों ने पहले ही बात की कि आपराधिक मानववध का ही अगर वो गंभीर रूप हत्या कहलाता है, इसलिए अलग अपराध नहीं है बल्कि उसका केवल एक गंभीरता का स्तर है, तो इसलिए अपने आप में मर्डर कोई अलग अपराध ना होकर के केवल गंभीरता के स्तर को ही शो करता है या दिखाता है। अब इससे अंतर वाले मैटर में केस लॉ की बात की जाए तो रेग वर्सेस गोविंदा, ये 1876 का केस है और यहाँ पे क्या निर्णित किया गया कि होमिसाइड इज जीनस वाइल मर्डर इज ए स्पेसीज, यानी कि ये जाति है तो ये प्रजाति है, या आप कहें कि ये मूल है तो ये उसकी शाखा है। नीड फॉर डिस्टिंक्शन, क्यों हम अलग अंतर करने की कोशिश करते हैं, तो केवल और केवल इस बात के लिए, जैसा हम लोगों ने पहले कहा कि गंभीरता को निर्धारित करता है ये,
और दंड को बढ़ाता है और घटाता है, यानी कल्पेबल होमिसाइड का दंड कम हो जाता है और मर्डर का दंड बढ़ जाता है। इसीलिए अंतर करने की कोशिश की जाती है ताकि अभियुक्त को दंडित किया जा सके, जैसा उसकी गंभीरता होगी अपराध की उसी तरह से उसको दंड दिया जा सके। अब अंतर का आधार क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ जैसा कि ये प्रोविज़न लिखा हुआ है तो इसी प्रोविज़न के आधार पे एक अंतर आप कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ लिख देंगे कि प्रोविज़न, तो प्रोविज़न के आधार पे एक अंतर हो जाएगा। और तो यहाँ पे फिर आप लिखेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 100 एंड मर्डर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 101, तो एक अंतर आपका यहाँ हो जाएगा। फिर आप बताएंगे कि नेचर ऑफ ऑफेंस, तो ये जीनस है, ये मूल है, ये उसकी शाखा है, या ये जाति है, ये प्रजाति है, इस तरह से जैसा भी आप शब्द यूज कर लें। तो ये दूसरा अंतर हो गया। फिर ये तीसरा अंतर हो जाएगा डिग्री ऑफ इंटेंशन, लोअर डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो स्तर है वो कम है और यहाँ पे हायर डिग्री है। और ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं आप, मान लीजिए यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है 100 में कि एक व्यक्ति है झाड़ी के गड्ढे के ऊपर लकड़ियाँ और झाड़ियाँ रख देता है ताकि कोई व्यक्ति आए गड्ढे में गिरे और उसकी मृत्यु हो जाए, यानी यहाँ पे स्तर अभी कम है, मृत्यु निश्चित नहीं है, निश्चितता नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, और यहाँ सुनिश्चित है क्योंकि वो गोली चला रहा है, तलवार चला रहा है, तो यहीं इसी वजह से आप कह रहे हैं कि यहाँ हायर डिग्री इंटेंशन है और यहाँ पे लोअर डिग्री है। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ, तो जब स्वाभाविक है कि इंटेंशन की डिग्री हाई होगी तो डेथ इज़ लाइकली, यानी लाइकली टू काज डेथ यूज़ किया गया है शब्द धारा 100 में, और यहाँ पे डेथ इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन, यानी निश्चितता है। यहाँ तलवार से जब आप गोली से मार रहे हैं तो निश्चित रूप से मृत्यु की सुनिश्चितता बढ़ जाती है। मेंस रिया, इंटेंशन और नॉलेज दोनों में से कोई एक हो सकता है, और यहाँ पे इंटेंशन और नॉलेज दोनों की बात की गई है धारा 101 के बी में। बाकी सब में तो वहाँ भी नॉलेज या इंटेंशन है, लेकिन बी में जो है इंटेंशन और नॉलेज दोनों की बात की गई है, और इस तरह की कोई बात धारा 100 में यानी आपराधिक मानववध वाले पोर्शन में इस तरह की बात नहीं की गई है। बॉडली इंजरी यानी शारीरिक क्षति की बात की जाए तो ऐसी शारीरिक क्षति जिससे लाइकली टू काज डेथ, और यहाँ ऐसी शारीरिक क्षति कारित की जा रही है जो सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ काज, यानी यहाँ वाली क्षति गंभीर क्षति है और यहाँ वाली क्षति सामान्य क्षति है। एक्सेप्शन, यहाँ पे धारा 100 में यानी आपराधिक मानववध में कोई अपवाद नहीं दिया गया है, कोई एक्सेप्शन नहीं दिया गया है, और यहाँ पे 5 विधिक अपवाद दिए गए हैं। पनिशमेंट धारा 105 में निर्धारित की जाती है आपराधिक मानववध के लिए, और ये आजीवन कारावास हो सकता है या उससे कम यानी 10 वर्ष तक का। और यहाँ पे धारा 103 में दंड की व्यवस्था की गई है हत्या के लिए, और ये या तो मृत्यु दंड होगा या आजीवन कारावास होगा, यानी आजीवन कारावास से नीचे दंड नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि आपने किसी की मृत्यु कारित की तो आपको भी मृत्यु दंड दिया जा सकता है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं हत्या के सेंस में बहुत ही गंभीर दंड है। अब अगर हम लोग बात करें प्रोबेबिलिटी टेस्ट की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य वर्सेस आर पुनैया के केस में 1976 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया कि लाइकलीहुड ऑफ डेथ, ये बात जो हम लोगों ने ऊपर की कि ये कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा और सर्टेनिटी ऑफ डेथ हो जाएगा तो ये मर्डर हो जाएगा। द जजमेंट रिमेन्स द मोस्ट अथॉरिटेटिव डिस्टिंक्शन, यानी आज भी ये इतने दिनों के बाद भी 1976 का ये जजमेंट है और आज लगभग 50 साल से ऊपर हो गया, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के नए जजमेंट में भी इसका उल्लेख किया जाता है। और इसमें यही 3 बातें की गई थी कि फर्स्ट डिग्री का कल्पेबल होमिसाइड, सेकेंड डिग्री का कल्पेबल होमिसाइड और थर्ड डिग्री का कल्पेबल होमिसाइड। और ये जो डिस्टिंक्शन है, ये जो अंतर है केवल डिग्री का अंतर है और डिग्री के अंतर के आधार पे ही दंड में अंतर किया जाता है। अब एग्जाम्पल जो हम लोग ऊपर से बात करते हुए आ रहे हैं उसी तरह के एग्जाम्पल दिए गए हैं। और अब हम लोग मुख्य एक बात करें, ये केस लॉज हैं, इन केस लॉज को भी आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम वगैरह में। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ब्रूटल किलिंग विथ प्रीमेडिटेशन, यानी सोच विचार करके मृत्यु कारित की जा रही है तो वो धारा 101 में हत्या हो जाएगा, और जहाँ पे इस तरह की डिग्री थोड़ा सा लोअर होगी तो वहाँ पे वो आपराधिक मानववध होगा। और नीचे के केस में वही आपराधिक मानववध की बात की जा रही है, क्योंकि अगर 2 व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होता है, सडन क्वेरल होता है और कोई सोच विचार करके मृत्यु नहीं कारित की जा रही है, केवल सिंगल इंजरी है, तो ये आपराधिक मानववध होगा क्योंकि ये इसके अपवादों में आ जाएगा। और नीचे कंक्लूजन में क्या कहा जा रहा है कि वही सिंपल बात जो हम लोग बार बार कर रहे हैं कि ये केवल और केवल डिग्री का सब मामला है, इंटेंशन और प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इन्हीं 2 के आधार पर डिसाइड किया जाता है। और कोर्ट कैसे डिसाइड करता है कि यदि हायर लेवल का इंटेंशन शो हो रहा होगा या नॉलेज शो हो रही होगी तो हत्या होगा, अदरवाइज वो आपराधिक मानववध होगा। और कोर्ट डिसाइड किस आधार पर करता है तो तथ्यों, परिस्थितियों, यूज किए गए हथियार और इसके बाद किस शरीर के किस पार्ट पे
क्षति कारित की गई, हमला किया गया, अभियुक्त का आचरण, उसका व्यवहार, इन आधारों पर न्यायालय निर्णय करता है कि ये हत्या है या आपराधिक मानववध। अब अगर आंसर राइटिंग की बात की जाए तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आपराधिक मानववध क्या है, हत्या क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है, तो जिस रूप में ऊपर से नीचे तक हम लोग बात करते आ रहे हैं सेम इसी तरह से डिट्टो आपको आंसर लिखना है। आपको केवल अंतर क्या करना है कि यदि ये छोटे रूप में यानी 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा तो आपको यही बातें बिल्कुल हेडिंग केवल लिखनी होगी, बीच की बातें हटा देनी है आपको। और यही क्वेश्चन अगर 10 नंबर में पूछा जा रहा होगा तो थोड़ी बातें और आपको एक्सप्लेन करनी है, और 20 नंबर में पूछा जा रहा होगा तो लगभग सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में कम से कम 5 पेज आपको लिखने पड़ते हैं, तो तब आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखते हुए आप अपनी आंसर राइटिंग करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आपको आगे और भी मिलता रहे। और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।